सबसे पहले मार्केट्स में जिस तरह से आज के वायदा बाजार का पहला इस सीरीज़ का पहला कारोबारी सत्र है, निफ्टी 2 गिरावट साथ कामकाज कर रहा है, करीब करीब 1/4% के आसपास गिरावट है। लेकिन जो गिरावट है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन एक्टिवली इंडेक्स के हैवी वेट्स का नहीं देखने को मिला है। मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही ज़्यादातर जो हैवी वेट्स हैं वो कामकाज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो अवेट हो रहा है वो हो रहा है नंबर्स का। LNT के नंबर्स आने वाले हैं, ICICI बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, और दोनों ही इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, तो उनका इंपैक्ट भी जरूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी एक अच्छी बाइंग है, यानी कि लगातार ये चौथा कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में तो इतनी ज़्यादा तेज़ी या गिरावट नहीं है। लेकिन हाँ, जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो आज भी एक सेम सही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, बैंक इंडेक्स करीब करीब 3/4% नीचे कामकाज कर रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं अब कुछ खबरों के साथ भी। सबसे पहले तो कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है, इधर नंबर्स के बाद या फिर पूरे सेक्टर के अंदर कुछ एक बाइंग है। संदीप मौजूद भी है सभी आंकड़े लेकर। संदीप, सबसे पहले तो बजिंग शेयर कौन कौन से हैं, किन सेक्टर्स में बज़ है और किन शेयरों में आज काफ़ी बज़ है? शुक्रिया सुमित। सबसे पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करें जिनमें रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। अगर आप गुजरात अल्कलीज को देखें, यूनिफोर्स एंटरप्राइजेस, दीप इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव साइड पे अर्निंग्स की वजह से आज रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन हेक्सावेयर का एक काउंटर आप देखेंगे तो उस काउंटर में अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के चलते आज नेगेटिव इम्पैक्ट नीचे की ओर देखने को मिला, क्योंकि मुनाफे ने अनुमान के फ्रंट पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। डिश टीवी अगला काउंटर है जहाँ पे अगर आप देखें आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। ब्रोकिंग हाउसेज के नंबर्स के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो दरअसल काफ़ी इंकरेजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 110 रुपये प्रति शेयर का। सिटी ने भी अपनी जो बाई रेटिंग है उसे बरकरार रखा है, 105 से जो टारगेट है उसे बढ़ाकर 110 रुपये प्रति शेयर किया है। उनका ये भी कहना है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी वो भी काफ़ी बुलिश थी। तो इसके बाद अगर आप देखिए इस काउंटर में आज 6-6.5% के आसपास के जो मूव्स है वो देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा, जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे, रोड एसेट्स बेचने की यहाँ पे इस कंपनी की योजना है। ब्रुकफील्ड माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में फ्रंट रनर के तौर पे सामने आ रहा है, और इन रोड एसेट्स की जो एंटरप्राइज वैल्यू है करीब 8,000 करोड़ रुपये के आसपास आंकी जा रही है। अगर कर्ज कम होता है, ये रकम आती है कंपनी के पास, तो काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो रिलायंस इंफ्रा के साथ साथ जो बाकी ADG शेयर्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। ADA फूड्स आज देखिए सुबह से हरकत में है, 4-4.5% के आसपास के गेंस हैं। कुछ बड़े निवेशकों के आसपास की खरीद हुई है, 102 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर के आसपास। तो कल की गिरावट के बाद आज इस काउंटर में देखिए काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, 8% के आसपास की गेंस हैं। ऑप्टो सर्किट, आज इस कंपनी की बोर्ड बैठक है, इनका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल उसे बढ़ाने पर फैसला हो सकता है बोर्ड में। उन खबरों के चलते आप देखिए उस बैठक से पहले इस काउंटर में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, करीब 2-2.25% के आसपास की गेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन BHEL एक ऐसा काउंटर है जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। ब्रोकिंग हाउसेज की ओर से कुछ नेगेटिव यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, 95 का टारगेट वो सुझा रहे हैं। उनका मानना है कि हाल ही में जो काउंटर में रैली हुई है उसके बाद अब ये ऐप टाइम है इस काउंटर में बिकवाली करने का। आउटलुक काफ़ी खराब है, उसके बावजूद भी उनका ऐसा कहना है कि जो शेयर में रैली आई है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो उस लिहाज से उनका मानना है ये आप मुनाफा वसूली के लिए इस काउंटर में काफ़ी अच्छा टाइम है। इस खबरों के चलते देखिए जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है, 3% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में भी देखने को मिल रही है। लेकिन चीनी काउंटर में देखिए आज फिर से मिठास देखने को मिली है। स्टॉक लिमिट लग सकती है, ऐसी खबरें निकल के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे पैक में अगर आप देखिए काफ़ी अच्छी गेंस देखने को मिले। और KCP शुगर के रिजल्ट्स आए थे, घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। KCP शुगर में गेन है, लेकिन बाकी अगर आप काउंटर्स देखें शुगर पैक में, उनमें भी अगर आप देखें आज 5 से 10% के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ऑटो शेयरों में रफ्तार है, आयशर मोटर्स के अनुमान से बेटर नंबर आए, उसमें तो एक मूव देखने को मिला। लेकिन उसके साथ साथ अमर राजा बैटरीज, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, इन काउंटर्स में अगर आप देखें 1.5 से लेकर 3% तक का जो आपको हुआ वो आज देखने को मिल रहा है। कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज, जैसे आप कह भी रहे थे, हेवीवेट्स के मुकाबले आज दिग्गजों मिड कैप्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मंगलम टिम्बर, डेटामेटिक्स, केयर, बिनानी इंडस्ट्रीज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, इंडिया ग्लाइकोल्स, जो कि आपने सुपर स्टॉक के तौर पे बताया भी था, और DCB बैंक, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर काउंटर्स है जहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है। तो कई सारे शेयर आपको संदीप ने बताया, रादर पूरा जिस बता दिया, कौन कौन से शेयर्स, कौन कौन से नंबर्स के आधार पे, ब्रोकर्स के आधार पर, या फिर मार्केट वाइज इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। आपने वो सभी तरह के शेयर सुने। इसके अलावा अब वीरेंद्र से बातचीत करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट अध्ययन काफ़ी अहम है, क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और जिस तरह के आंकड़े हैं या रोल ओवर की स्थिति थी, क्या गोइंग फॉरवर्ड ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है? वीरेंद्र, मार्केट्स में मोर और लेस एक बाजार में तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, नंबर्स अवेट कर रहा है, या डेरिवेटिव के आंकड़ों को देखते हुए क्या लग रहा है मार्केट किस तरह से रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए सुमित, एग्जैक्टली आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स थोड़ा सा अगर आप देखें हाई लेवल से प्रेशर था, लेकिन आप देखिए जो सुबह भी हमने कमेंट्री शेयर की थी उसमें 8640, 8630, 8620, हमारा स्टॉप लॉस था 8620, 8630, वो फॉर द टाइमिंग वॉलेट तो नहीं हुआ। और निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें लगभग 18 अंक नीचे हैं इस वक्त, 3 लाख से जुड़े, हाई लेवल से थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई थी नो डाउट, लेकिन
सुमित अगर निफ्टी फ्यूचर्स को देखें और निफ्टी स्पॉट को देखें, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। आई मीन स्पेशली अगर आप देखें 8620 इस ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी फॉर द टाइमिंग अभी नहीं जा रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि शायद वो अब तक कायम रहे। दूसरी तरफ आपका निफ्टी बैंक वो भी वॉलेट नहीं कर रहा है क्या 18,800 की ट्रेजेक्ट्री, और इवन वो 18,900 को भी अगर आप देखें वॉलेट नहीं कर रहा है। तो फॉर द टाइमिंग इंडेक्सेस कल के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, परसों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा आई थिंक रेस्ट ले रहे हैं आज सीरीज़ के पहले दिन, लेकिन अभी भी क्रिटिकल लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। हाँ, मैं कॉल्स को देखो, अभी ये जो रेस्ट फेज है मार्केट्स का पहले दिन, उसके चलते अगर आप देखें कॉल राइटर्स हावी है। 8700 की कॉल में आज करीब 4.5 लाख से जुड़े। 8600 की कॉल में अगर आप देखें जुड़े हैं करीब 5,80,000 में, लेकिन इसे कॉल राइटिंग नहीं मानूंगा फॉर द टाइमिंग। हाँ, 8700 की स्ट्राइक में कॉल राइटिंग हो रही है। तो इंडेक्स आई थिंक थोड़ा सा पॉज बोर्ड पे रहेंगे सुमित, लेकिन 8620 शॉर्ट टर्म, और अगर आप देखिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, या फिर अगर आपका ट्रेड थोड़ा सा बड़ा है सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो 8550 एक डिसेंट स्टॉप लॉस होगा। मैं कुछ स्टॉक्स की बात करना चाहूँगा सुमित जिनमें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आप देखिए आज एक रिलायंस इंफ्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग, इस काउंटर में आप देखें ऑलमोस्ट 13 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हार उस पर सस्टेन करता हुआ चार्ट के लिए आप देखें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी है इस काउंटर में। और आयशा तो आज की एक सबसे अच्छी स्टोरी है ही, अगर आप देखें सुमित ऑलमोस्ट 7800 शेयर इसके ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हुए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइज एडिशन था, यहाँ नजर रखिएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये कुछ और काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी खासा है, लेकिन इंडेक्स सुमित फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा पॉज मोड में है, लेकिन 8610 8620 ये स्पॉट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री हो गई है जी। तो 8620 के आसपास के जो लेवल्स हैं क्रिटिकल रह सकता है, लेकिन हाँ एक शेयर जिस पे बात की वीरेंद्र ने, वो आयशर मोटर्स। जोरदार नंबर्स के बाद एक अच्छा उछाल आज के सत्र में देखने को मिला। राधा दूसरा दिन लगा था जब कंसिस्टेंट बाइंग शेयर में आते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए इसी श्रृंखला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे सुपरस्टार शेयर की बात करते हैं जिसने 2 सालों में 528% का रिटर्न दिया और एक अच्छे रिटर्न की ट्रेजेक्ट्री में है। अभी भी जानकार मानते हैं कि शेयर में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक अहम आंकड़े उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं फोर्स मोटर की। 2 साल में शेयर 528% चढ़ चुका है। एक ज़बरदस्त रिटर्न इस शेयर ने दिया है। एक समय में कहीं 550 रुपये के आसपास होता था, वहाँ से अभी 3,500 रुपये पहुँच चुका है 2 साल के दौरान। लेकिन गौरतलब यह है कि इस पूरे सेक्टर में सबसे कम मार्जिन फोर्स मोटर के ही है, जहाँ पे आयशर मोटर करीब 25% तक के मार्जिन रखता है। फोर्स मोटर के महज 6% के मार्जिन इस पर कामकाज कर रहा है। 2 इससे ज्यादा मार्जिन वाली कोई कंपनी है तो वो है टाटा मोटर्स, लेकिन ये आयशर मोटर या मारुति ऐसी कंपनियों से भी आगे अच्छे रिटर्न दे चुका है। मारुति जो कि सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी है एक तरफ, और आयशर मोटर जो कि सबसे ज्यादा मार्जिन वाली कंपनी है एक तरफ इस सेक्टर में, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन में इसका रिटर्न सबसे ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 6% मार्जिन के साथ इसने रिटर्न दिया है 528% का। आप देख पा रहे हैं आयशर मोटर का 143% रिटर्न 2 साल के दौरान रहा है। मारुति का 88% रिटर्न 2 साल के दौरान रहा है, लेकिन फोर्स मोटर का रिटर्न करीब 528% 2 साल के दौरान रहा। इसके अलावा बाकी कंपनियों के रिटर्न भी आपके सामने है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, इनके रिटर्न उतने ज़्यादा नहीं रहे जितने इन 3 कंपनियों के रहे, लेकिन हाँ इनकी तरफ से पॉजिटिव रिटर्न 2 सालों के दौरान आता हुआ दिखाई पड़ा। अब इसके अलावा इस सेक्टर के मार्जिन देखिए, सबसे कम मार्जिन फोर्स मोटर के हैं। मारुति करीब 11%, डिस्पाइट सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी है, लेकिन मार्जिन फिर भी 11% है। आयशर मोटर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बेचती है, लेकिन हाँ मार्जिन सबसे ज़्यादा इन्हीं की है। करीब 25% की मार्जिन इस सेक्टर में आयशर मोटर रखती है, जो कि पूरे सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल स्पेस के या फिर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में सबसे ज्यादा मार्जिन वाली कंपनी है आयशर मोटर्स। इसके अलावा टाटा मोटर्स जो बिक्री करती है वो करीब 2,75,561 गाड़ियों की बिक्री करती है। वहीं अगर मारुति की बात करें तो 57,000 गाड़ियां बेचती है और 57,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री है, जबकि फोर्स मोटर की महज 3,060 करोड़ रुपए की बिक्री है। बिक्री के कंपैरिजन में देखें तो टाटा मोटर्स मारुति से भी पिछड़ा हुआ है फोर्स मोटर, लेकिन फिर भी रिटर्न इन दोनों ही शेयरों से ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मुनाफा देखिए, टाटा मोटर का मुनाफा करीब 11,108 करोड़ रुपए, मारुति का करीब 4,600-700 करोड़ रुपए और फोर्स मोटर का महज 250 करोड़ रुपए, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर का रिटर्न जो है वो इन सबसे ज्यादा है, यानी कि 568 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो जोरदार रिटर्न जरूर इस शेयर ने दिया है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे गए हैं कि असलियत में जो कंपनी के आंकड़े हैं या फिर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो किस किस तरह की है। लेकिन 2 चीजें जो गौरतलब है आयशर मोटर के केस में भी और फोर्स मोटर के केस में भी, कि दोनों ही कंपनियों की पिछले 2 सालों की ग्रोथ 100% से ज्यादा है, और शायद इसी चीज को
बाजार सलाम कर रहा है, क्योंकि एलाइशर मोटर जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, लगातार 100 से 125% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है और शायद उसी चीज़ को बाजार तवज्जो दे रहा है। और दूसरी तरफ फोर्स मोटर को भी करीब करीब 100% से ज़्यादा की ग्रोथ इसने एक साल के दौरान दिखाई, तो उसे तवज्जो दे रहा है। लेकिन हाँ, किसी भी निवेश करने से पहले आप इसके मार्जिन देख लीजिए, करीब 6% के मार्जिन, जो कि पूरे सेक्टर में सबसे कम है और सबसे कम बिक्री या सबसे कम मुनाफा होने के बावजूद भी शेयर का रिटर्न पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये शेयर बहुत ज़्यादा फोकस में भी रहा है, इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। इसके अलावा अब एक और शेयर की बात करते हैं, यानी कि एक और नंबर्स की बात करते हैं, वो है मुथूट फाइनेंस के नंबर्स। मुथूट फाइनेंस के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद मैनेजमेंट से हमने बातचीत की। उनका ये मानना है कि आने वाले तिमाही में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। मुथूट फाइनेंस के एमडी जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ने कहा कि गोल्ड लोन बुक में करीब 15 से 20% की ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली इस साल का प्रोजेक्शन अराउंड 10% था, बट इस क्वार्टर का इंक्रीज 6% बाय इन फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ हुआ है। तो डेफिनेटली आगे जाके वी आर अज्यूमिंग अराउंड 15 to 20% के बीच में वी कैन एंड द ईयर। बट हमारे जो इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, इट्स मोर ऑन बिजनेस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स सेल्स फ्रंट में, एंड हमारे कलेक्शन सिस्टम्स हमने काफी इम्प्रोवाइज कर दिए हैं, विच इज इंक्रीज्ड आवर प्रॉफिटेबिलिटी क्वाइट एक्सटेंसिवली। तो आप मुथूट की मैनेजमेंट को सुन रहे थे। मुथूट फाइनेंशियल शेयर करीब 5% ऊपर है, 333 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा एक और अहम खबर कि हरियाणा सरकार जल्द रिटेल पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। ये क्या है पूरी खबर, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अनुराग हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। अनुराग, हरियाणा में नई रिटेल पॉलिसी पूरा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि जिस तरह से इस साल आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले देश में पहली बार एक रिटेल पॉलिसी का ऐलान किया और उसको देखते हुए फिर महाराष्ट्र ने भी फरवरी में रिटेल पॉलिसी का ऐलान किया, तो उसी सिलसिले में अब जल्द ही हरियाणा सरकार है, जो हरियाणा इन्वेस्टर समिट होने वाली है 1 नवंबर को, तो उस समिट के अंदर रिटेल पॉलिसी का ऐलान करेगी। और इस रिटेल पॉलिसी का मकसद यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित करना राज्य के अंदर, उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएशन हो सके। तो सरकार का मकसद है कि नई रिटेल पॉलिसी के बाद करीबन 5 से 10 हजार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हरियाणा गवर्नमेंट टारगेट कर रही है और इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। और इस फ्रेमवर्क में यही चीजें होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी चीजों पे सरकार का फोकस होगा, जिससे केवल देश के रिटेलर्स नहीं, बाकी विदेशी रिटेलर्स भी हैं वो अपने एस्टेब्लिशमेंट कर सके और उनको कारोबार करने में मदद मिले। तो इसी को देखते हुए जो बड़े रिटेलर्स हैं, चाहे फ्यूचर ग्रुप की बात करें, शॉपर स्टॉप की बात करें, रिटेल की बात करें, तो इन सब काफी उत्साहित है सर हरियाणा की जो नई रिटेल पॉलिसी आने वाली है। और इसी पर देखते हुए सरकार पूरा फ्रेमवर्क उसका तैयार कर रही है और 1 नवंबर को नई रिटेल पॉलिसी का ऐलान होगा। और अगर हरियाणा सरकार की रिटेल पॉलिसी भी आ जाती है तो आगे चलते हुए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे जो स्टेट है वो भी अपनी रिटेल पॉलिसी लाएंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा राज्यों की एक रिटेल पॉलिसी होगी तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार भी पूरे देश में एक यूनिफाइड रिटेल पॉलिसी का लाने का बारे में भी सोच सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। इसके अलावा एक और अहम खबर टाटा समूह से जुड़ी हुई है, जहां पर टाटा सन्स का यूके एसेट मुश्किल में फंस गया है। एनटीटी डोकोमो को मुआवजा देने पर यह मामला फंस चुका है। टाटा सन्स के मुताबिक अपील के लिए उसे 23 दिन की मोहलत लंदन की कोर्ट से मिली है। लंदन आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील के लिए मोहलत मिली है। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने टाटा सन्स को करीब 117 अरब डॉलर देने के आदेश दिए हैं। ये मामला एनटीटी डोकोमो के साथ ज्वाइंट वेंचर में समझौते से उल्लंघन का है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर रकम जमा नहीं की गई तो यूके में टाटा के एसेट्स जब्त हो सकते हैं और कंपनी का यूके और यूरोप में जेएलआर और स्टील एसेट है, लेकिन एनटीटी डोकोमो समझौते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार टाटा सन्स को करीब 117 अरब डॉलर देने को मंजूरी नहीं देगी। मुआवजा देने के लिए टाटा सन्स को वित्त मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। एक एक करके आप सभी टाटा के शेयरों पर नजर डालें। टाटा स्टील जो कि करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, और एक खबर का बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां पर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर एनटीटी डोकोमो को ये रकम देनी पड़ी या फिर एनटीटी डोकोमो ये रकम नहीं देता है तो वहाँ से जो इनको स्टेटमेंट आया वो ये है कि इन्हें शायद इनकी जो बाकी एसेट्स हैं, जो कि यूके के एसेट्स हैं, जिसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के कुछ एसेट्स हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि टाटा स्टील या फिर टाटा सन्स की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ऐसा कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये एनटीटी का अलग मामला है, टीटीएमएल का, और बाकी जो कंपनियां हैं वो अलग है। टाटा स्टील में शायद इसलिए रिएक्शन पॉजिटिवली है, 5 रुपये पर कामकाज करा, लेकिन टाटा मोटर्स फ्लैट है, मोटर्स फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज करते हुए। इसके अलावा एक और अहम खबर
जहां पे फ्लिपकार्ट में भारी छटनी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने काम में खरा नहीं उतरने वालों को हटाने का फैसला किया है। कंपनी करीब 700 से 1000 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। फ्लिपकार्ट में अभी करीब 30,000 कर्मचारी हैं, इसमें से करीब 3% लोगों की नौकरी जाने की खबरें हैं। हालांकि इस पर कंपनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कंपनी हर कर्मचारी को प्रदर्शन सुधारने की ट्रेनिंग के जरिए मौका देती है। इसके बाद भी अगर कोई नहीं सुधर पाता तो उसको बाहर जाने के विकल्प का सुझाव दे दिया जाता है। और एक अहम खबर जीएसटी के संदर्भ में भी। जीएसटी बिल अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश होगा। सोमवार को जीएसटी बिल पर 5 घंटे की चर्चा होनी है। करीब करीब सभी पार्टियों को मनाने में सरकार कामयाब हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और जीएसटी पर समर्थन जुटाने के लिए वित्त मंत्री ने मुलाकात की। सरकार ने जीएसटी में प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट टैक्स को हटाने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस 1% इंटरस्टेट टैक्स हटाने की मांग कर रही है। सरकार ने 5 साल तक राज्यों को 100% मुआवजा देने की मांग मान ली है। कांग्रेस के विरोध के चलते राज्यसभा में जीएसटी बिल अटकी हुई है। और इसी के अलावा एक अपडेट अभी रादर आया है कि जीएसटी बिल पर बीजेपी के साथ जो बातचीत है वो अंतिम चरण में है। कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आता दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी बीजेपी को लेकर जीएसटी को लेकर बीजेपी ने सभी पार्टियों को मोर लेस मना भी लिया है और सभी जो मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं एक मिडवे आउट भी निकाल लिया गया। और शायद इसका इम्पैक्ट आज इसीलिए पूरे लॉजिस्टिक स्पेस पे देखने को भी मिल रहा है। आप गति को देखें, एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। 185-186 के स्तरों पर गति कामकाज कर रहा है। इसके अलावा पटेल इंटीग्रेटेड मोरलेस फ्लैट है, लेकिन हाँ वीआरएल लॉजिस्टिक में जहां पर रिजल्ट्स में आने वाले उससे पहले 1% की बाइंग है। हॉल कार्गो 5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 9.5 रुपए की बढ़त देखी जा रही है। स्नोमैन मोरलेस फ्लैटिश नोट पे कामकाज कर रहा है। तो ज्यादातर शेयर या तो तेजी में है या फिर फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में भी कल सेकंड हाफ में जैसी खबरें आई थी जीएसटी जुड़ी हुई एक बाइंग देखने को मिली थी। तो पूरे स्पेस पर आपको नजर बनाकर रखनी होगी।